हेलो एवरीवन, वेलकम टू किनी स्टडीज। आज है 24 जून और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं ओशन डार्कनिंग। ये टर्म काफी चर्चा में रहा है, हम इसके बारे में देखेंगे। देन हम देखेंगे ब्रिक्स ग्रुप के बारे में। इसके साथ ही हम देखेंगे आईबीसीए के बारे में, हाल ही में इसकी समिट इंडिया में आयोजित की गई है। देन हम देखेंगे जिम रिपोर्ट के बारे में। इसके साथ ही साइप्रस काफी चर्चा में रहा, साइप्रस के बारे में हम देखेंगे। स्कोर्स पोर्टल के बारे में देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे सिप्रे की रिपोर्ट के बारे में। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म ओशन डार्कनिंग रिसेंटली सीन इन द न्यूज रिफर्स टू विच ऑफ दीज। सो यहाँ पर हाल ही में समाचारों में आया जो शब्द है महासागरीय अंधकार, इसका क्या तात्पर्य है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन, द इंक्रीज इन डीप सी माइनिंग एक्टिविटीज लीडिंग टू सेडिमेंट क्लाउडिंग इन ओशंस। सेकेंड, a reduction in ocean surface temperature due to volcanic aerosols. Third, shrinking of the ocean's photic zone, limiting sunlight penetration and affecting photosynthesis. Fourth, a rise in underwater volcanic eruptions reducing oxygen level in marine habitats. आपको बताना है कि जो ओशन डार्कनिंग ये टर्म है ये इनमें से किससे संबंधित है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये है सिंकिंग ऑफ ओशंस फोटिक जोन्स, लिमिटिंग सनलाइट पेनिट्रेशन एंड अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। आप देख सकते हैं, a recent global study indicates that over one-fifth of the world's oceans have experienced significant darkening in the past 2 decades, raising concerns about marine productivity and biodiversity. So, ocean darkening refers to the shrinking of photic zones, the sunlight layers of the ocean, where photosynthesis occurs. And causes include runoff from agriculture, algal blooms, warming sea surface temperatures, and altered ocean circulation patterns. So, photic zones are essential for nearly 90% of marine life, regulating biological processes, fisheries, and climate dynamics. So the loss of light penetration affects species that rely on sunlight for feeding, reproduction, and migration. So ocean darkening could destabilize marine food webs and impact global fisheries already under ecological stress. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Status has Vietnam recently received in BRICS? So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में ब्रिक्स में वियतनाम को क्या दर्जा प्राप्त हुआ है। आपके ऑप्शंस हैं फुल मेंबर, ऑब्जर्वर, पार्टनर कंट्री या फिर फाउंडिंग मेंबर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। सो हाल ही में वियतनाम को ब्रिक्स में जो स्टेटस प्राप्त हुआ है वो है पार्टनर कंट्री का। आप देख सकते हैं, Vietnam has officially joined BRICS as a partner country, becoming the 10th such member, and the partner category was created during the 2024 BRICS summit in Kazan, Russia. So, other partner countries are Belarus, Bolivia, Kazakhstan, Cuba, Malaysia, Nigeria, Thailand, Uganda, and Uzbekistan.
सो ब्रिक्स की बात करें तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्रीज हैं जिन्हें हम 5 फुल मेंबर्स कहते हैं। इसके साथ ही जो न्यू मेंबर कंट्रीज अभी ऐड हुई हैं वो हैं इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब एंड यूएई। So BRICS summit have been held annually since 2009, and the New Development Bank supports infrastructure and development in member nations. So जो ब्रिक्स है इसको फॉर्म किया गया था 2009 में। इसके साथ ही इंपॉर्टेंट इसमें ये है दैट ब्रिक्स जो कंट्रीज हैं they account for 46% of the world's population and 25% of the world's land mass. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Where was the first assembly of International Big Cat Alliance held? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की जो पहली सभा है वो कहां पर आयोजित की गई। आपके ऑप्शंस हैं नैरोबी, जिनेवा, लंदन या फिर न्यू दिल्ली। सो यहाँ पर आपसे आईबीसीए की जो पहली सभा आयोजित की गई है उसके बारे में पूछा जा रहा है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो इसका आयोजन किया गया न्यू दिल्ली में। आप देख सकते हैं द फर्स्ट असेंबली ऑफ IBCA was held in New Delhi, and it is a global initiative launched by Prime Minister Narendra Modi for big cat conservation. So, Union Environment Minister Bhupendra Yadav chaired the session, and delegations from 9 countries attended, जिनमें शामिल हैं भूटान, कंबोडिया, इस्वातिनी, गिनी, इंडिया, लाइबेरिया, सूरीनाम, सोमालिया एंड कजाकिस्तान। So the alliance focuses on 7 major big cat species जिनमें शामिल हैं टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगवार एंड पूमा। Bhupendra Yadav was endorsed as president and SP Yadav as Director General of IBC. And the key documents ratified during the meeting वो है headquarters agreement, work plan, rules of procedure and financial regulations. So IBCA was established by India's National Tiger Conservation Authority in March 2024. And it has 95 member range countries aiming to protect habitats and halt the decline of big cats globally. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statement regarding स्कोर्स पोर्टल। सो यहाँ पर स्कोर्स पोर्टल से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है Under Scores 2.0, companies must respond to investor complaints with an action taken report within 30 days. And second, investors dissatisfied with the company's response can escalate the issue to SEBI for a second level review. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है स्कोर्स पोर्टल से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहां पर केवल सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि फर्स्ट इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं सो सेबी recently resolved over 4,400 investors complaints through the scores platform reflecting its
evolving effectiveness in market regulation. So under scores 2.0, entities must respond within 21 days, not 30. And if investors are not satisfied with the entity's response, they can escalate the issue to SEBI for a second level review after a first level review. So scores also includes online and physical complaint submission, ensuring broader accessibility. And integration with the online dispute resolution mechanism allows voluntary closure of complaints. बढ़ते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statement regarding Cyprus. So यहाँ पर साइप्रस से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, Cyprus is geographically located in Western Asia, but it politically a part of Europe. Second statement, the country has been divided since 1974, with the northern part run by Turkish Cypriots and recognized internationally as a separate state. Third statement, Cyprus is a member of the European Union and follows a presidential forum of government. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं, आपको बताना है साइप्रस से संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, जबकि सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं। सो साइप्रस ऑफिशियली द रिपब्लिक ऑफ साइप्रस इज एन island country in the eastern Mediterranean Sea situated in West Asia, and its cultural identity and geopolitical orientation are overwhelmingly Southeast European. So Cyprus is the third largest and third most populous island in the Mediterranean after Sicily and Sardinia. And it is located southeast of Greece, south of Turkey, west of Syria and Lebanon, northwest of Israel and Palestine, and north of Egypt. And its capital and largest city is Nicosia. So Cyprus hosts the British military bases Akrotiri and Dikelia, while the northeast portion of the island is de facto governed by the self-declared Turkish Republic of Northern Cyprus, which is separated from the Republic of Cyprus by the United Nations Buffer Zone. So Cyprus has been divided since 1974 into Turkish and Greek Cypriot region. However, only the Turkey recognizes Northern Cyprus as a separate state. It is not recognized internationally. सो साइप्रस अभी हाल ही में काफी चर्चा में रहा क्योंकि साइप्रस ने प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ देयर कंट्री। आप ध्यान रखेंगे साइप्रस की कैपिटल है निकोशिया। बढ़ते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ दीज। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है वैश्विक शिक्षा निगरानी जो रिपोर्ट है वो किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है। आपके ऑप्शंस हैं यूनेस्को, ओईसीडी, वर्ल्ड बैंक या फिर यूनिसेफ। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो
ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट ये रिलीज किया जाता है यूनेस्को के द्वारा। आप देख सकते हैं The latest Global Education Monitoring Report has highlighted a sharp rise in the global out of school population, which now stands at 272 million. So, the GEM report is an annual publication by the UNESCO and it accesses the education systems worldwide and provides policy recommendations. So, it was first launched in 2002 as the Education for All Global Monitoring Report, and then it was rebranded to its current name in 2016. So the 2024 and 25 edition warns that countries will be off track by 75 million from their national education targets by 2025. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The Stockholm International Peace Research Institute reports on nuclear arsenal expansion in India and Pakistan, warning of a dangerous arms race and crisis potential. So, as of January 2025, how many nuclear warheads does India have? So, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भारत और पाकिस्तान में जो परमाणु शस्त्रागार विस्तार है उस पर रिपोर्ट दी है, जिसमें खतरनाक हथियारों की दौड़ और संकट की संभावना के प्रति चेतावनी दर्शाई गई है। सो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है जनवरी 2025 तक के अनुसार भारत के पास कुल कितने परमाणु हथियार हैं? आपके ऑप्शंस हैं 150, 180, 200 या फिर 220। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इंडिया के पास है 180 न्यूक्लियर वॉरहेड्स। आप देख सकते हैं द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट रिलीज्ड its 2025 annual report on armament and international security. So total global nuclear warhead is 12,241, military stockpiles 9,614, and deployed nuclear warheads are 3,912. So India has 180 nuclear warheads. Pakistan has 170 nuclear warheads. China has 600 nuclear warheads with 24 deployed. आप ध्यान रखेंगे भारत में जो है वो सारे स्टोर्ड हैं, कोई भी डिप्लॉयड नहीं है। सो ऑल 9 न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, North Korea and Israel are continuing nuclear modernization, and India is developing new nuclear delivery systems according to separate report. So जो टॉप मिलिट्री स्पेंडर कंट्रीज हैं, अगर हम वो देखें तो वो हैं यूएसए और चाइना, और टॉप आर्म इंपोर्टर जो कंट्रीज हैं अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट वो है यूक्रेन, इंडिया, कतर, सऊदी अरब एंड पाकिस्तान। और सबसे ज्यादा जो कंट्रीज एक्सपोर्ट करती हैं आर्म्स का वो है यूएसए, फ्रांस एंड रशिया। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।